हेलो, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग मेंडल और उसके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पे कह रहा है कि बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल प्रपोज्ड टू जनरल रूल्स टू कंसोलिडेट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस इन मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। ठीक है, तो ये दोनों जो रूल्स हैं ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस तक ही सीमित है। ठीक है, तो इसको डाईहाइब्रिड क्रॉस में ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए एक दूसरा रूल दिया था, यहीं पे लिख देती हूँ। डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए उन्होंने दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फाइन, तो कंफ्यूज नहीं होना। 3 लॉज बेसिकली दिए थे, 2 मोनोहाइब्रिड के लिए और एक डाईहाइब्रिड के लिए। मोनोहाइब्रिड वालों का नाम था लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डाईहाइब्रिड वाले का नाम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अब ये सारे लॉज पढ़ते हैं एक करके। तो पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये पॉइंट्स वगैरह बहुत स्पेसिफिकली याद रखना, सीधे सीधे पॉइंट्स देके बोल देगा कि डज दिस जस्टिफाई लॉ ऑफ डोमिनेंस और नॉट। फाइन, ओके। तो पहला पॉइंट है कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। वी नो दैट, हमने ये स्टार्टिंग में ही देख लिया था। दूसरा पॉइंट है फैक्टर्स अकर इन पेयर, मतलब जो जीन्स है वो पेयर्स में मिलते हैं। ठीक है, फिर पेयर्स यानी कि एक अगर ए होगा तो एक स्मॉल ए होगा, या फिर एक अगर कैपिटल ए होगा दूसरा कैपिटल ए होगा, एक स्मॉल ए स्मॉल, मतलब ऐसे पेयर में मिलता है। समझ आ गया? 2 ट्रेट्स रूल करते हैं। फिर in a dissimilar pair of factors one member of the pair dominates the other, मतलब जैसे ये वाला एग्जांपल जो मैंने लिया कैपिटल ए एंड स्मॉल ए वाले में, तो एक जो है ये डोमिनेट करेगा और जो एक होगा वो रिसेसिव होगा। ठीक है, तो ये 3 बातें बताई। क्या बातें बताई? पहली बात, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। फैक्टर्स हमेशा पेयर्स में होता है, और अगर डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर है तो उसमें एक डोमिनेट करेगा दूसरे पे, तो उसको डोमिनेट कहेंगे, और जो डोमिनेट हो रहा है उसे रिसेसिव कहेंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पैरेंटल कैरेक्टर इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1 जनरेशन। ठीक है, तो इसका यूज़ कहाँ है, इसका सिग्निफिकेंस का क्या है? लॉ ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस का सिग्निफिकेंस यही है कि इसका यूज़ करते हैं एक्सप्लेन करने में कि क्यों सिर्फ एक ही पैरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है F1 में, एंड द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2, मतलब एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो वो कैसे जस्टिफाई होता है कि F1 में सिर्फ एक कैरेक्टर आ रहा है और F2 में दोनों कैरेक्टर्स आ जा रहे हैं ना। इट ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रपोर्शन ऑफ 3:1 रेशियो। सो अगर असर्शन में बोल देगा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस इज एक्सप्लेन्स द प्रपोर्शन ऑफ 3:1 ऑब्टेन्ड इन द F2, तो वो स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, अंडरस्टैंड दैट। चलो नेक्स्ट लॉ पे आते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स दैट एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2 generation, though one of these is not seen in F1 stage. Though the parent contained 2 alleles during gamete formation, the factors or alleles of a pair segregate from each other such that the gamete receives only one of the 2 factors. Of course, a homozygous parent produces all gametes that are similar, while a heterozygous produces 2 kinds of gametes, each having 1 allele with equal proportions. So basically, इसमें क्या याद रखना है कि the law is based on the fact that alleles do not show any blending and that both the characters are recovered as such in F2 generation. ठीक है, मतलब इसमें ये बताता है कि बेसिकली जो कैरेक्टर्स हैं उनकी कोई ब्लेंडिंग नहीं होती। जैसे एक आदमी अगर लंबा था, एक आदमी में अगर ये जीन था, ठीक है, टी का, और एक आदमी था डॉफ था, ऐसा जीन था, तो ऐसा नहीं होगा कि मतलब ये दोनों ब्लेंड कर जाएंगे, ये कैपिटल टी ब्लेंडिंग हो जाएंगे इनकी। ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंटली अपने में सेग्रीगेट होंगे। समझ आ गया? बेसिकली बस इतना याद रखो कि इसमें जो एलील्स हैं वो ब्लेंडिंग नहीं शो करते हैं। ठीक है, they do not show any blending and because of this the characters are recovered as such. जैसे कैरेक्टर्स थे वैसे ही कैरेक्टर्स F2 में भी आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट, और ये याद रखना, होमोजाइगस पेरेंट है तो सारे गैमीट सिमिलर होंगे, हेटेरोजाइगस पेरेंट है तो एक गैमीट जो होगा, मतलब गैमीट दोनों में जीन्स मिलेंगे, एक एक एलील मिलेगा विद इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब भाई एक या फिर 2 होगा तो 2। ठीक है, चलो अब आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे। Incomplete dominance is when the experiment of P were repeatedly using other traits of the plant
It was found that sometimes the F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents and was in between the two. The inheritance of flower color in the dog flower, snapdragon, or anthurium species is a good example to understand incomplete dominance. In a cross between true breeding red flower and true breeding white plant are recessive. So याद रखना रेड वाला जो है वो डोमिनेंट है और वाइट वाला जो है वो रिसेसिव है, पूछ देगा, ठीक है। और कैसे प्लांट्स थे? ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स थे, ठीक है। तो इन दोनों में हमने क्रॉस कराया तो क्या मिला? द F1 generation RR was pink. Okay, when the F1 was self-pollinated and F2 resulted in the following ratio: 1 red, 2 pink and 1 white. Hence the genotypes were exactly as we would expect in any Mendelian monohybrid cross, but the phenotype ratios had changed from 3:1 dominant to recessive ratio. What happened was R was not completely dominant over small r, and this is why this made it possible to distinguish capital R small r as pink from double R red and small r's white. ओके, सो बेसिकली इसमें कहता क्या है कि जब पी प्लांट पे रेपिटेड एक्सपेरिमेंट्स होने लगे ट्रेड्स के लिए तो कभी कभी मिला कि जो F1 था, F1 जनरेशन का फिनोटाइप था, ठीक है, वो दूसरे मतलब वो सेम नहीं था, पेरेंट्स में से किसी से भी सेम नहीं था। उसका एग्जांपल हमने क्या लिया है? एग्जांपल हमने लिया एंथरीडियम स्पीशीज़ का, एग्जांपल लिया है एंथरीडियम स्पीशीज़, या फिर उसे हम लोग कहते हैं स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर। 3 नाम है इसके, याद रखना, किसी भी नाम से बोल देगा, डॉग फ्लावर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें जब एक डोमिनेंट पेरेंट जो कि ट्रू ब्रीडिंग है, जो जिसके फ्लावर्स रेड कलर के हैं, उससे इसको मेट कराते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं, पनेट स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, चलो तो यहाँ बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें कुछ ये इसमें जो फ्लावर्स निकले ना, जो ये सब निकले, वो पिंक कलर के थे। मतलब ये डार्क डोमिनेट नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ कि ये रेड हो गया, ये पिंक हो गया, इंटरमीडिएट कलर हो गए, ठीक है। और अब जब ये F1 जनरेशन होगी, अब F2 जनरेशन्स में क्या करेंगे? F2 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, सॉरी मेड अ मिस्टेक, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। ये बन जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल। तो अब ये देखो सेकेंड जनरेशन में, मतलब F2 जनरेशन में रेशियो तो सेम आ रहा है, 1:2:1, ठीक है। 1 जो है वो फुल डोमिनेंट है, ये जो है ये पिंक कलर का, और ये जो है रिसेसिव है, पर फिनोटिपिक एक्सप्रेशन इसका डिफरेंट आता है, ठीक। मतलब ये 3:1 नहीं दिखाता है, ठीक है, 3:1 नहीं दिखाता है, इंस्टेड कैसा दिखाएगा? ये भी 1:2:1 दिखाएगा, एक रेड होगा, एक पिंक होगा और एक वाइट होगा। ओके, आई होप दैट दिस इज क्लियर। हाँ, अब ये हुआ क्यों? ये इसका रीज़न क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का प्राइमरी रीज़न क्या है कि जो कैपिटल आर था, द रीज़न इज़ दैट द कैपिटल आर वाज नॉट कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, दैट मेड इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश कैपिटल आर स्मॉल आर एज पिंक, ठीक है। जब ये पूरी तरह से डोमिनेट नहीं कर पाया, ये पूरी तरह से डोमिनेट नहीं कर पाया स्मॉल आर को, इसी वजह से क्या हुआ कि स्मॉल आर वाले ने भी अपना थोड़ा सा उसमें रंग दिखा दिया, जिसकी वजह से दोनों पिंक हो गए रेड होने की जगह, ठीक है। आई होप दैट दिस इज क्लियर। नाउ explanation of the concept of dominance. What exactly is dominance? Why are some alleles dominant and some are recessive? Okay, so to tackle these questions, you must understand what a gene does. Every gene, as you know by now, contains information to express particular trait. In a diploid organism, there are 2 copies of each gene, which means there is a pair of alleles. Okay, we know this. Now, these 2 alleles need not always be identical or heterozygote. One of them may be different due to changes that they have undergone.
ओके, अबाउट विच लाइक बेसिकली म्यूटेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. नाउ one of them may be different due to some changes it has undergone, about which whatever, which modifies the information that the particular gene contains. तो इस पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कि हमें समझना होगा पहले तो जीन क्या है. जो सारे जीन्स है ना वो इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस करते हैं एक पर्टिकुलर लाइक एक इन्फॉर्मेशन होल्ड करते हैं एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए. फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई जीन है स्मॉल एन और एक जीन है कैपिटल एन. तो जो स्मॉल एन है वो बोलेगा कि मैं ऐसे एक्सप्रेस होऊंगा कि इस आदमी की जो नाक है ना वो छोटी सी हो पतली सी हो. और जो कैपिटल एन है वो बोलेगा कि मैं ऐसे एक्सप्रेस होऊंगा, मैं ऐसा दिखाऊंगा अपना जलवा कि आदमी की नाक एकदम बड़ी सी मोटी सी होगी. ठीक है. तो ऐसे ऐसे एक एक जीन जो होते हैं वो कुछ ना कुछ ट्रेट एक्सप्रेस करने की क्षमता रखते हैं, इन्फॉर्मेशन रखते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन दूंगा तो ये ट्रेट बन जाएगा. ठीक है. यस, सी हियर. Every gene, as you know by now, contains information to express particular trait. Now, in a diploid organism, there are 2 copies of each gene, that is as a pair of allele. Of course, we know that. Now, these 2 alleles need not always be identical as in heterozygotes. ठीक है, मतलब कि हमेशा आइडेंटिकल तो होती नहीं है. पहला एग्जांपल तो ये मान लो एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, ये हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन हो गई. तो अब कह रहा है कि एक है इन दोनों में से कैपिटल आर स्मॉल आर में से कोई एक जो है वो कुछ डिफरेंट बिहेव कर सकती है. क्यों? क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस हो गए, कुछ मॉडिफिकेशंस हो गए. बेसिकली बात कर रहे हैं हम लोग म्यूटेशन की. कुछ म्यूटेशन हो गया उस एलील में. तो क्या होगा अगर म्यूटेशन होगा, सी दिस लाइन, one of them may behave differently due to some changes that is undergone which modifies the information that particular gene contains. Okay, ये बीच की लाइन हटा दो, about which you'll study in the next chapter and further on. Remove this and remember this part. Next, let's take an example of a gene that contains the information for producing an enzyme. तो यहाँ पे तो मैं एक्सप्लेन किया. अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, हमें बताएगा कि बेसिकली होता क्या है अगर जीन बदल गई. तो कह रहे एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एक एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन है, मतलब वो एंजाइम का प्रोडक्शन होना जीन कंट्रोल करता है. नाउ देयर आर 2 कॉपीज ऑफ दिस जीन. ओके, द 2 अलीलिक फॉर्म्स. सपोज करो कैपिटल ई एंड स्मॉल ई. ओके, देन where is it? Let us assume as in more common that the normal allele produces normal enzyme that is needed for transformation of substrate S. So basically कुछ कंपाउंड है, मान लो Y X मान लो, इससे ये एंजाइम जब यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, तो S बन जाता है. मतलब S हमारा प्रोडक्ट है, सबस्ट्रेट है, ये बन जाता है. ये नॉर्मल कंडीशन में होता है जबकि जो एंजाइम है वो नॉर्मल है, एलील्स वगैरह नॉर्मल है. अब अगर जो जीन है, अगर जो एलील है जो ये एंजाइम बनाता है, मान लेते हैं कैपिटल ई स्मॉल ई, अगर ये मॉडिफाई हो गया, ये कैपिटल ई की जगह, ये कैपिटल ई की जगह स्मॉल ई हो गया, दोनों स्मॉल ई हो गए, कुछ भी मॉडिफिकेशन अगर हो गया तो क्या होगा? पहला तो नॉर्मली फंक्शन करेगा. अगर मान लो कैपिटल ई हो गया तो भी तो ये डोमिनेंट ही रहेगा, तो शायद से नॉर्मली फंक्शन करे. ओके, वेट, हाउ डू आई रिमूव दिस? ओके, यस. सो कहाँ थे हम लोग? कि हाँ, अगर ये होगा कि पहले तो नॉर्मल ही बिहेव करेगा या फिर थोड़े से कम एंजाइम्स बनाएगा. ठीक है, मतलब थोड़ा लेस इफेक्टिव हो जाएगा. या फिर नॉन फंक्शनल एंजाइम तो बनाएगा पर वो काम नहीं कर पाएगा. ठीक है, काम उतना एफिशिएंटली नहीं करेगा, यानी कि वो काम नहीं करेगा जो उसे करना चाहिए था. और तीसरा, नो एंजाइम एट ऑल, ऐसा मॉडिफिकेशन हो कि वो एंजाइम बनाना ही बंद कर दे. ठीक है, तो ये 3 तरह के मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं. Now, in the first case, the modification of allele is equivalent to unmodified allele. मतलब पहला केस जब मान लो कैपिटल ई स्मॉल ई से कैपिटल ई हो गया तो बेसिकली ना के बराबर ही है. अभी भी डोमिनेंट ई ही था, अभी भी डोमिनेंट ई है, तो बनाएगा एंजाइम. हो सकता है थोड़ा बहुत लेस एफिशिएंट बनाए, तो बेसिकली ना मात्रम ये मॉडिफिकेशन होती है. सो द फर्स्ट केस इज मॉडिफिकेशन ऑफ allele is equivalent to non-modified or unmodified allele. That is, it will produce the same phenotype or trait, results in transformation of substrate A. ठीक है, ये याद करने की लाइन नहीं है, मतलब तो कॉमन सेंस है ऑब्वियसली. नाउ सच इक्विवेलेंट allele pairs are very common. नाउ ये चीज़ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इन तीनों में से कौन टाइप का मॉडिफिकेशन कॉमन है. तो इस तरह का allele pair is very common. Such equivalent allele pairs are very common. फाइन.
पहला वाला पॉइंट जो है, पहला वाला क्या है कि नॉर्मल या बहुत हल्का मॉडिफाइड जीन होगा, फिनोटाइप बनाएगा, तो ये सबसे कॉमन होता है. रिमेंबर दिस पॉइंट thoroughly. Now, but if the allele produced is non-functional or no enzyme, the phenotype may be affected. Obviously, अगर यहाँ पे कैपिटल ई की जगह स्मॉल ई आ गया, म्यूटेट होके ये बन गया, तो अब तो इफेक्ट पड़ेगा जीन पे, एंजाइम पे, राइट. और मान लो इसमें भी कुछ और तगड़े मॉडिफिकेशंस हो गए तो एंजाइम बनेगा ही नहीं. तो अगर ऐसे मॉडिफिकेशंस हुए, ऐसे म्यूटेशंस हुए कि नॉन फंक्शनल एंजाइम या फिर नो एंजाइम का प्रोडक्शन होगा, तो फिनोटाइप जो है वो इफेक्ट होगा. ठीक ना. फिनोटाइप और द ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड जीन. मतलब अगर जैसे ये तो मॉडिफाई हो गया, पहला वाला दिखाती हूँ कौन, कैसे दिखाऊँ, हाँ ये मॉडिफाई हो गया स्मॉल ई में, है ना. इसमें ये वाला जो था ये अनमॉडिफाइड था. तो जब मॉडिफाई हो जाएगा तो प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करेगा, अनमॉडिफाइड जीन पे, अनमॉडिफाइड एलील पे. ठीक है, ये लाइन याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. Where is it? The phenotype or the trait will only depend now on the functioning of unmodified gene. अब ये छोटा ही जो कमाल कर दे उसी पे phenotype depend करेगा. The unmodified or the functioning allele which represents the original phenotype is dominant allele and the modified allele is generally the recessive allele. तो basically ये मैंने थोड़ा उल्टा बना दिया for explanation sake. क्या होता है कि ये जो होता है ना, जो मॉडिफाइड एलील होता है वो जनरली जो होता है वो रिसेसिव वाला मॉडिफाई होता है, डोमिनेंट वाला जल्दी मॉडिफाई नहीं हो पाता. ठीक है, तो ये लाइन भी याद रखना. द अनमॉडिफाइड एलील विच रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल फिनोटाइप इज द डोमिनेंट एंड जनरली द रिसेसिव वन गेट्स मॉडिफाइड और म्यूटेटेड. फाइन, रिमेंबर दिस. चलो now hence the example above the recessive trait is seen due to non-functional enzymes because no enzyme is produced. Hence in the example above the recessive trait is seen due to non-functional enzyme or because no enzyme is produced. ठीक है, चलो. Now codominance. We'll continue from codominance in the next video. I hope that everything is clear. Bye for